Welcome parents, welcome friends and dear students. मैं आपके बीच में आज आया हूं। मैंने आपसे कहा था कि इस बार मैंने पहली बार वैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 5 विद्यार्थियों को सिर्फ जेई एडवांस के लिए पढ़ाया। हालांकि उसमें मैंने क्या पढ़ाया वो लोग कहीं और भी पढ़ते थे, जो भी है। और उसके बाद वो लोग पांचों बच्चे जेई एडवांस को क्लियर कर गए। पहले भी मैंने कुछ बच्चे पढ़ाए हैं जो जेई एडवांस को क्लियर करते रहे हैं। तो अगर आप समझा जाए कि जेई एडवांस जैसे स्तर पर जाना या नीट या एम्स या कोई भी अच्छे कॉलेज में जाने में योगदान किसका रहता है और बच्चे के लिए क्या क्या चीजें हमें देखनी है, ये बहुत आसान रहता है। एक अध्यापक या शिक्षक होने के नाते मुझे जब बधाइयां मिलती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या मेरे बताने से सब कुछ हो जाता है? ये बहुत समझने की बात है। यदि मेरे से करने से सब हो जाता तो हर पढ़ाने वाले के बच्चे इस प्रकार चले जाते। मतलब मैं आपके सामने कुछ नाम ले सकता हूं। वैसे व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, परंतु अगर आप देखें तो कोटा में हमारे बंसल साहब थे, वीके बंसल साहब। एलन है महेश्वरी ब्रदर्स एलन के, दिल्ली में विद्या मंदिर के हैं। इनकी खुद के बच्चे बहुत अच्छा जेई इत्यादि में नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने हजारों बच्चों को जेई से निकाला। तो मात्र अध्यापक के कहने से ऐसा होता हो ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर आईआईटी में को पढ़ाने वाले का बच्चा अपना आईआईटी में होता, ऐसा मेरा मान्यता है। ये मत समझिएगा कि मैं मेरे स्वयं का बच्चा शायद आईआईटी में नहीं आया इसके लिए मैं नहीं कह रहा, परंतु मेरा बच्चा तो आईआईटी में 185 रैंक पर आया और ऑल ओवर इंडिया की फिजिक्स को टॉप उसने किया था। तो मेरा बच्चा तो आ गया, लेकिन इसके साथ ही मेरे पास उदाहरण भी है। जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया अपने बच्चे को, मेरे बच्चे की रैंक आई 185, 185। और उसके साथ मैंने एक बच्चे को और पढ़ाया, उसकी रैंक आई 40। तो मैंने अपने बच्चे के लिए तो बहुत मेहनत की होगी, लेकिन उससे अधिक दूसरे बच्चे के आगे। तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे की प्रतिभा को भी सम्मानित करना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ जब ये नियम चलता है तो हर कोचिंग सेंटर को अपना नाम बढ़ाना है कि हमने अपने बच्चे को पढ़वा दिया, क्योंकि उनका ठीक बात है, उसी के नाम पर हमारा फाइनेंशियल गेन भी होता है और बच्चे आते हैं। तो ये थोड़ा गलत सिस्टम हमारे पूरे एजुकेशन के इलाके में बन चुका है। तो गलत है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन क्या क्या बच्चे के लिए योगदान रहेगा अभिभावकों का, बच्चों का? तो मैंने इस बार पांचों बच्चों का विश्लेषण, नाम मैं किसी का नहीं दूंगा और लगभग रैंक ही लिख दूंगा, आसपास की रैंक होती है जैसे बच्चे मेरे पास पढ़ते रहे। एक बच्चा था जिसकी रैंक, जो पढ़ा मेरे पास, 5 बच्चे मैंने पढ़ाए। अब जिस बच्चे की रैंक सबसे अच्छी आई, उस बच्चे की रैंक, आप मतलब जो सबसे अच्छी तथाकथित मानी जाए, वैसे मैं यहाँ पर एक बात बड़ी कोट अनकोट कह दूं कि मार्क्स आना, अंक प्राप्त करना या जेई में रैंक प्राप्त करना, ये बच्चे की समझदार होने की निशानी नहीं है। ये निशानी है उसके मैथमेटिकल माइंड की और लॉजिकल माइंड की और मेमोरी माइंड की, कितने वो याद कर सकता है, एक विशेष प्रकार का लॉजिक कितना लगा सकता है मैथमेटिक्स के संदर्भ में। तो ये कोई किसी बच्चे की समझदारी का ये प्रमाण नहीं है। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, हर बच्चे के अंदर अपनी योग्यताएं। हम अभिभावक लोग कई बार उनकी योग्यताओं को नहीं समझते और अपनी योग्यताएं और महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर डाल देते हैं। खैर, इस समय मैं अपनी बात को केंद्रित रखूंगा इस विषय में। और आपने मेरे पुराने मैंने वीडियोस लिखे हैं कि बच्चों की परवरिश में कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये मैं पहले कह चुका हूँ। आइए आगे। एक बच्चे की रैंक 2500 के आसपास आई, दूसरा विद्यार्थी उसकी रैंक 5000 के आसपास आई, तीसरा 7500 के आसपास आई, चौथा 11500 के आसपास आई और पांचवा 22000 के आसपास आई। आप ये जानते हैं कि जो 22000 वाला विद्यार्थी है उसको बेसिकली इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा तो एनआईटी वगैरह में मिल पाएगा, क्योंकि मेन आईआईटी में इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर मैं कह दूं कि जिसके 22,000 आए हैं वो बहुत अधिक मतलब नीचे पिछड़ गए, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। हर बच्चे की अपनी योग्यताएं हैं, तो बहुत सी चीजें उस वक्त मतलब मैटर करती हैं। कई बार वो पर्टिकुलर दिन कोई बच्चा नहीं काम कर पाता। जैसे जो विद्यार्थी नंबर 3 था मेरे पास, जिसकी रैंक मैं 7,500 के आसपास बता रहा हूँ, जिस बच्ची का उस दिन ठीक नहीं था, मतलब उस दिन वो लड़की उतना अच्छा नहीं कर पाई, जबकि जेई मेन में वो बहुतों से बहुत अच्छा कर गई, मतलब विद्यार्थी नंबर 2 से ऊंचा कर गई, विद्यार्थी नंबर 1 से भी ऊंचा कर गई। लेकिन उस जगह बेचारी अटकी, वो दिन उस बेचारी का नहीं हुआ। किसी समय से हो जाता है, ये समय समय की बात भी है। उसको आप भाग्य भी कह सकते हैं, या पर्टिकुलर दिन में बच्चे का दिमाग नहीं चला, या कुछ और वजह होगी कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चा अटक गया। तो अटक गया बच्चा, तो अब वो दूसरे क्वेश्चन के लिए उसको टाइम कम मिला, ये भी होता है। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाना, किस टेम्परामेंट में आप बैठते हैं, पहले आपके हाथ में कौन से क्वेश्चन आते हैं, बड़ा फर्क हर चीज का पड़ता है। और मैं कोशिश करूंगा पूरा विश्लेषण आपके सामने रख सकूं, ताकि हम अभिभावक अपने बच्चों के लिए जो बेहतरी सोचते हैं वो सोच सकें। आइए, अब इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी निगाह में विद्यार्थी का योगदान है। ये जो मैं इसमें बता रहा हूँ, ये सब मेरी मेरी अपनी सोची हुई या मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव में आई बातें हैं। इसका किसी नियम से कोई योगदान नहीं है कि आप कह समझे कि ऐसा नियम मैंने बना दिया, लेकिन मैंने जो पाया उसके बाद इसका जो व्यवस्था आती है वो आते हैं अभिभावक के योगदान की। दुर्भाग्य से बच्चे की वैल्यू के आगे अभिभावक, क्योंकि जो अखबारों में फोटो में छपती हैं, जो एडवर्टीजमेंट छपते हैं, वो हमारे अभिभावक का योगदान नहीं माना जाता। बहुत बड़ा योगदान उनका है। विद्यालय का योगदान, जहां वो पढ़ता है, विद्यालय बोलिए, कोचिंग सेंटर बोलिए, उसका योगदान भी यहाँ है। ये तीसरे नंबर पे मेरे विचार से आता है, क्योंकि वो भी बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन वो सब विद्यालय वाले उसकी फोटो छापते हैं विद्यार्थी के नाम पर कि मैंने करवा दिया। अगर एक भी सिस्टम, देखिए एक अलग सी बात मैं कह दूं, मान लो कहीं पर ये आया कि आपके गांव में, आपके शहर में जो बच्चा गलत काम करता है, कोई क्राइम में इंडल्ज होता है या कोई और काम करता है, तो उसके नाम के आगे उसके स्कूल से लेकर जिससे से पढ़ाया सबका नाम छपेगा। अगर ये एक परंपरा लग जाए तो हर स्कूल अपने बच्चे के चरित्र पे कितना अधिक ध्यान देगा। आज मतलब नहीं है विद्यालय को, इनको मतलब सिर्फ अपने नंबरों से रहा, क्योंकि अगला बच्चा आके उतने अधिक नंबर प्राप्त करेगा और उनकी मार्केट में, बाजार में उनकी वैल्यू और अधिक बनेगी। इतना ही बन के सब रह गया है। चलिए, ये गलत बात है मेरी निगाह में, लेकिन योगदान है उनका। फिर है शिक्षक का योगदान, कि विद्यालय का तो एक परिवेश मिलेगा बच्चे को पढ़ने के लिए, उसके बाद शिक्षक का योगदान। शिक्षक का बच्चे से कितना तारतम्य बैठता है, शिक्षक बच्चे के साथ कितनी, मतलब बच्चे की परेशानियों को शिक्षक कितना समझा सकता है। देखिए, इस प्रकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दो चीजों का ध्यान रखिएगा। एक, यह महत्वपूर्ण नहीं है बच्चा कितना जानता है, बल्कि महत्वपूर्ण साथ में यह भी है कि और लोग कितना जानते हैं। यदि आपके नंबर 10 आए हैं लेकिन बाकी सबके नंबर 8 आए हैं, तो आप प्रथम उत्तीर्ण हो गए। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे जेई की परीक्षा होती है, उसमें मेंस में 360 नंबर का पेपर है, बोर्ड में बच्चे के 90% नंबर आ जाते हैं, 92 भी आ जाएंगे, लेकिन जेई को क्लियर करने के लिए कुल 33% चाहिए। आप ये देख सकते हैं क्या फर्क है, क्योंकि वो एक रिलेटिव है, सापेक्ष है। निरपेक्ष अंकों का आकलन उसमें नहीं है, उसमें सापेक्ष आकलन। हम कई बार बच्चे को बेशक कहते हैं कि सब करते हैं तुम भी कर लोगे, वो एक अलग बात है। उसका क्या अ, अच्छा प्रभाव पड़ता है और क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ जरूर करूंगा। और उसके बाद आता है परिवेश और मित्रों का। एक तो हो गया विद्यालय का परिवेश, दूसरा हमारे पारिवारिक मित्र, पारिवारिक लोग, बच्चे के आसपास के मित्र, उनका क्या योगदान है, जिसको लोग आजकल पीयर प्रेशर कह सकते हैं। तो पांचवा, जिसको आप पीयर प्रेशर कहते हैं। लेकिन पीयर प्रेशर पढ़ने से पहले भी बच्चा एक पर्टिकुलर मानसिकता में आ जाता है, तो आपको समझना है कि उस मानसिकता से पहले अपने बच्चे को जो करवाना है वो करवा सकते हैं। तो ये मेरी नजर में इनके योगदान के तरीके हैं। आइए, अब इस योगदान को क्या क्या, मेरी तरफ से क्या क्या मैं समझता हूं, मैं आपसे बात करता हूं। तो इन सब का किस रूप से और कितना कितना प्रभाव पड़ता है, ये मेरे नजरिए से, मेरी दृष्टि से, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि मेरा कहना बिल्कुल ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो इतने वर्षों का अनुभव रहा, ये सिर्फ इन 5 बच्चों के लिए नहीं रहा, पीछे के अनुभव को भी मैं जोड़ूं तो वो सब जुड़ जाते हैं।
तो वो जोड़ करके पिछले 25-30 वर्षों के अपने अध्यापन कार्य में मैंने जो देखा, मैं जरा उसका आपके साथ साझा करूंगा। और इसको करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जो जो अभिभावकों का, विद्यालय का, मित्रों का योगदान है, परिवार का योगदान है, हम उस योगदान को बच्चे पर कितना पहले से ही डाल सकते हैं, ताकि वो शिक्षक के साथ पढ़ने से पहले उसके मानसिक स्थिति उस तरह परिपक्व हो जाए। जब तक बच्चे की मानसिक स्थिति को परिपक्व नहीं करते हैं, तब तक आपकी परेशानी होगी। देखिए, मैंने अपने पुराने वीडियोस में यह भी बताया है कि 7 वर्ष तक के बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, उनके लालन पालन में आपको क्या ध्यान देना चाहिए, 7 से 13 वर्ष के बीच में लालन पालन में क्या ध्यान देना, और अंत में 13 के बाद क्या ध्यान देना है। इसकी पूरी श्रृंखला मेरी यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। कहीं पर ये कहने का ये प्रयास बिल्कुल नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो अंतिम निष्कर्ष है। हो सकता है इसके अतिरिक्त आपके कोई स्वयं के निष्कर्ष हो, लेकिन जो बातें मैंने देखी हैं, मैं उन बातों की सिर्फ चर्चा इसके लिए कर देता हूं क्योंकि अगर मेरे अनुभव से किसी अभिभावक को, किसी अध्यापक को अगर इसका कुछ भी लाभ होता है तो वो हो जाना चाहिए। मेरा इतना ही उसमें योगदान है। तो 7 वर्ष तक, 13 वर्ष तक बच्चे की जो भी मानसिक परिपक्वता है वो बन जाती है। और उस बनने के, क्योंकि इस जो देखिए, जो हम बच्चों को एक प्रतियोगी परीक्षाओं में डालने की आदत डालते हैं, अब तो फिर भी लोग शुरुआत में डालने लगे, परंतु हमारे दिमाग में बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की करियर जिसे आप कहते हैं, प्रोफेशन जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में हमारी सोच ही 10वीं कक्षा के बाद आती है। जबकि 10वीं कक्षा तक बच्चे का मानस पटल तैयार हो चुका होता है। अब वो मानस पटल कितना आप तैयार कर पाए हैं और कैसा तैयार कर पाए हैं, ये बहुत आवश्यक है। आपका बच्चा आपके सामने क्या बात करता है और पीछे उसके मन में क्या चलता है, ये दोनों चीजों में समन्वय होना बड़ा जरूरी है। आप सिर्फ बच्चे को देख करके अगर कभी आदत मतलब समझे कि मेरे बच्चे ने ये कह दिया है तो यही सत्य है, ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, लेकिन उसके मन में क्या चलता है ये समझने की बड़ी आवश्यकता है। इसके ऊपर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।